मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों। हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। दोस्तों, आज आपको दिखाई दे रहा होगा मैप में चित्तौड़गढ़ जिला दर्शन लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज का वीडियो स्टार्ट किया है तो सबसे पहले उन समस्त महिलाओं को जो इस वीडियो को देखेगी या लड़कियां जो इन वीडियो को देखते हैं उनको आज राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी जाती है दोस्तों। और उन समस्त बहनों से मेरा अनुरोध कि अपने जीवन में इस राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कुछ अच्छा कर गुजरने का जुनून पैदा करते हुए अपने जीवन में अपने ड्रीम और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में अपना सर्वस्व दान करने का एक दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। क्योंकि उनसे यही अनुरोध है कि हमारी सरकार जब उनको प्रोत्साहन देने के लिए अलग अलग जगहों पर उनको आरक्षण प्रदान किए जा रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी अलग से फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा रही है, तो उनको आज जो पितृसत्तात्मक समाज है, जहाँ पर पुत्र के जन्म पर तो देश में ऐसी परंपराएं हैं कि पुत्र के जन्म पर खुशियाँ मनाई जाती है और पुत्री के जन्म के ऊपर शोक मनाया जाता है दोस्तों। तो उन परंपराओं से निकलकर आज जो राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसके अवसर पर सभी से यही अनुरोध कि हर एक लड़की जो अपने जीवन में कुछ करियर बनाना चाहती है, वो अपने जीवन में एक अच्छा लक्ष्य ड्रीम बनाकर और अपने जीवन में उसको प्राप्त करने के लिए अग्रसित रहे। उसके बाद में दोस्तों अंत में यही करना चाहूँगा समस्त बहनों से जो इस वीडियो को देख रही है वो अपने जीवन में कुछ कर गुजरने का दृढ़ संकल्पित होकर आने वाले एक वर्ष में कुछ अच्छा अचीव करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो है चित्तौड़गढ़ जिला दर्शन पर, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, थंबनेल में भी दिखाई दे रहा होगा और यहाँ अंदर भी चित्तौड़गढ़ जिले का मैप लेकर आया हूँ दोस्तों। इसलिए आगे बढ़ूँ उससे पहले सबसे पहले चित्तौड़गढ़ जिले का दोस्तों मैं सबसे पहले आपको चित्तौड़गढ़ जिले की जो मैप में स्थिति है, कौन कौन सा जिला इसके टच करता है, उसके बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले बात बताऊं तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ जिला आपको दिखाई दे रहा होगा। ये चित्तौड़गढ़ जिला राजस्थान के साउथर्न पार्ट में है। राजस्थान का ऐसा जिला है जहाँ पर प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक ये है चित्तौड़गढ़ जिला। और चित्तौड़गढ़ जो जिला है ये प्राचीन काल से लेकर आज तक हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण कोर सिद्ध हुआ है दोस्तों। तो चित्तौड़गढ़ जो जिला है, इसकी सीमा रेखा की बात करूं तो इसकी सीमा रेखा आपको दिखाई दे रही होगी। एक साइड में राजसमंद जिले से, एक साइड में उदयपुर जिले से, एक साइड में प्रतापगढ़ जिले से और एक साइड में मध्य प्रदेश से आपको दोस्तों राजसमंद ये रहा, प्रतापगढ़ उदयपुर ये रहा, इसके अलावा प्रतापगढ़ ये रहा, इसके अलावा मध्य प्रदेश की सीमा से यहाँ टच हो रहा है, इसके अलावा भीलवाड़ा से टच कर रहा है दोस्तों। इस प्रकार से और चित्तौड़गढ़ जिला एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी बाउंड्री दो जगह पर है दोस्तों। ये भी चित्तौड़गढ़ जिला है, जो आपको हरा हरा दिखाई दे रहा है, ये भी चित्तौड़गढ़ जिला है। तो चित्तौड़गढ़ जिला आपको विदित होगा कि यह राजस्थान का एक सिरमौर जिला है और राजस्थान का जो सिरमौर जिला है उसी के तहत चित्तौड़गढ़ जिले को राजस्थान में एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है चित्तौड़गढ़ जिले की। और उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए आज मैं इसके संपूर्ण इतिहास, भूगोल और राजनीति की बात करूंगा दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले की। और चित्तौड़गढ़ जिला जो है उसके बारे में आपको विस्तृत चर्चा प्रस्तुत की जाएगी। और विस्तृत चर्चा के तहत दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि चित्तौड़गढ़ जिला का जो एक बार और आप लोकेशन देख सकते हो, उसकी एक लोकेशन ये है, एक लोकेशन ये है दोस्तों। दोनों लोकेशन है चित्तौड़गढ़ जिले की। और चित्तौड़गढ़ के जो सीमा टच करने वाले जिले हैं, उन सीमा टच करने वाले जिलों में आपको एक बार और बताना चाहूँ तो वे जिले हैं दोस्तों। चित्तौड़गढ़ की सीमा टच करने वाले जिलों में आपको एक बार शुमार कराऊँ तो राजसमंद हो गया आपका, चित्तौड़गढ़ की सीमा टच करने वाले जिलों में आपका राजसमंद हो गया, आपका उदयपुर हो गया, आपका प्रतापगढ़ हो गया, आपका इस साइड में भीलवाड़ा हो गया दोस्तों। यहाँ पर आपको एक और जगह पर आपको भीलवाड़ा जिला दिखाई दे रहा होगा और चित्तौड़गढ़ जिला दिखाई दे रहा होगा। और चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा इधर कोटा से भी टच हो रही है, इधर बूंदी से भी टच हो रही है। इस प्रकार चित्तौड़गढ़ जिला बहुत सारे जिलों के साथ टच होता है दोस्तों। और यह है भारत का सबसे प्राचीनतम मत्स्य जनपद का अंग माना जाता है। और
सॉरी दोस्तों, मत्स्य जनपद नहीं, इसको प्राचीन समय में नगरी कहा जाता था चित्तौड़ को। और चित्तौड़ में ऐसा माना जाता है कि चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़गढ़ की स्थापना की थी। और जो चित्रांग मौर्य था उसी ने चित्रांगद मौर्य भी मिलेगा आपको, और चित्रांग मौर्य भी मिलेगा दोस्तों। आरपीएससी ने एक बार चित्रांग मौर्य को चित्तौड़गढ़ की स्थापनाकार मानते हैं, चित्तौड़गढ़ किले का स्थापनाकार मानते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ूँ दोस्तों, ये हो गया इसका भौगोलिक परिप्रेक्ष्य। इसके बाद में इसके सामान्य परिचय पर बढ़ूँ तो इसका सामान्य परिचय लेकर आया हूँ दोस्तों। उससे पहले एक छोटी सी कोटेशन लेकर डाला था इस वीडियो में, उसके बारे में बताऊँ दोस्तों। क्रोध और आंधी दोनों एक समान होते हैं, क्रोध और आंधी दोनों एक समान होते हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। दोस्तों जीवन में क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है, और बुद्धि नष्ट होने के बाद इंसान के साथ क्या होता है, जब वो समाप्त होता है, जिस प्रकार एक आंधी आती है और आंधी आकर के सर्वनाश कर जाती है, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देती है, बड़े बड़ी बिल्डिंगों को गिरा देती है, उसके बाद उसके नुकसान का पता चलता है। ठीक उसी प्रकार क्रोध आने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने के बाद क्या होता है, उसका परिणाम बाद में दिखाई देता है। इसके बाद में चित्तौड़गढ़ जिला दर्शन आपके समक्ष हाजिर किया गया है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ जिले के बारे में बताऊं तो राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ जिला है, राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिले लंबे समय तक मेवाड़ राज्य की राजधानी रहा। किसकी राजधानी रहा दोस्तों? मेवाड़ की राजधानी लंबे समय तक रहा चित्तौड़गढ़ जिला। बहुत टाइम तक चित्तौड़गढ़ जिला मेवाड़ की राजधानी रहा। वर्तमान में चित्तौड़गढ़ किला कहा जाता है, इसको चित्तौड़गढ़ का किला कहा जाता है। वर्तमान में इसको चित्तौड़गढ़ का किला कहा जाता है। निर्माण किया था मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य कहीं कहीं पर दोस्तों, लेकिन आरपीएससी ने चित्रांग मौर्य को इसका संस्थापक माना था। उसके बाद में आगे बढ़ूँ तो यह कहाँ पर स्थित है, आपको विदित होगा कि जो चित्तौड़गढ़ है वो स्थित है दोस्तों। आपको विदित होगा कि चित्तौड़गढ़ कौन कौन सी नदियों के संगम पर है। तो चित्तौड़गढ़ जिला जो है, यह है चित्तौड़गढ़ जिला जो है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ जिले की बात बताऊं तो दोस्तों यह आपके चित्तौड़गढ़ जो जिला है, यह इसके दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर है। एक गंभीरी नदी और एक बेड़च नदियों के संगम पर है। एक है गंभीरी नदी और एक है बेड़च नदी। ये रही आपकी गंभीरी नदी, ये रही आपकी बेड़च नदी। इन नदियों के संगम के पास स्थित है, शिखर पर स्थित है यहाँ पर बप्पा रावल जो एक शासक था चित्तौड़ मेवाड़ का, उसके द्वारा जिसकी उपाधि थी कालभोज, गुहिल वंश का शासक था। इन्होंने इसकी स्थापना करी थी चित्तौड़गढ़ की। और इसके बाद में आगे बढ़ूं तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो चित्तौड़गढ़ है यहाँ पर गुहिल वंश का शासन हुआ करता था, और शासकों ने बाहरी आक्रमणों का विरोध किया था। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला लंबे समय तक मेवाड़ की राजधानी रहा। और चित्रकूट दुर्ग जिसे वर्तमान में चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, पहले इसका नाम चित्रकूट था दोस्तों। आपको पूछा जा सकता है निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों कहीं कहीं चित्रांग मौर्य है, और आरपीएससी ने चित्रांग मौर्य को ही मेवाड़ का संस्थापक माना था। उसके बाद में आगे बढ़ूँ तो आगे है यहाँ पर, यह गंभीरी और बेड़च नदी बता दिया मैंने। गुहिल शासक ने इसकी स्थापना कर दी। मेवाड़ शासक महाराणा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है दोस्तों। मेवाड़ शासक महाराणा भूपाल सिंह को राजस्थान के एकीकरण के बाद नवगठित राजस्थान का महाराणा प्रमुख बनाया गया। जो यहाँ का भूपाल सिंह एक महाराणा था। भूपाल सिंह चाहता था हमारे एकीकरण के दौरान कि राजस्थान का जो एकीकरण के दौरान ये चाहता था कि मेवाड़ और मालवा और गुजरात को मिलाकर अलग देश बनाया जाए, लेकिन इनकी कामयाबी में असफल रहा। और इसको तीसरे चरण में राजस्थान में मिलाते हुए दोस्तों, उदयपुर रियासत को तीसरे चरण में राजस्थान में मिलाया गया था। और उदयपुर को जैसे ही राजस्थान मिलाया जाता है तो यहाँ का शासक भूपाल सिंह था, जिनको राजस्थान का महाराजा प्रमुख बनाया जाता है। इसके बाद में आता है चित्तौड़गढ़ जिले के उपनाम। चित्तौड़गढ़ जिले के उपनामों की बात करूँ तो चित्तौड़गढ़ जिले के उपनाम है दोस्तों खिजराबाद। किसने रखा था? आपको विदित होगा कि 1303 में चित्तौड़गढ़ का पहला साका हुआ था, जब महारानी पद्मिनी ने पद्मावत, जो कि मोहम्मद पद्मावत नामक एक ग्रंथ है, पद्मावत एक ग्रंथ था दोस्तों। वह पद्मावत ग्रंथ था। पद्मावत ग्रंथ ने स्पष्ट कहा
पद्मावत ग्रंथ 1540 में लिखा गया था मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। पद्मावत किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था। पद्मावत ग्रंथ जायसी ने लिखा था। और इस जायसी के द्वारा लिखे गए पद्मावत ग्रंथ में एक उल्लेख मिलता है कि 1303 के आसपास यहाँ पर 1303 के आसपास यहाँ पर क्या होता था? 1303 में यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। उस समय यहाँ का राजा रावल रतन सिंह था और रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी, रावल रतन सिंह अपने 7 भाइयों के साथ लड़ता हुआ मारा जाता है। और उसके बाद महारानी पद्मिनी लगभग 1600 रानियों के साथ में जौहर कर देती है। इस प्रकार जो खिजराबाद जो चित्तौड़ का पहला साका है, चित्तौड़ का पहला जो साका है वो होता है। और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी इसको उसका बेटा था खिजर खां, उसको सौंप कर चला जाता है और इसका नाम खिजराबाद कर देता है। इसके अलावा राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का प्राचीनतम किला है, एक दर्शनीय स्थल है, इसको राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ को। इसके अलावा शक्ति एवं भक्ति का नगर भी कहा जाता है। यहाँ पर मीराबाई जैसी एक सगुणी सगुण भक्ति जो कि मीराबाई करती थी, उनके कारण इसको राजस्थान की भक्ति, शक्ति और भक्ति का नगर भी माना जाता है। उसके बाद में आगे बढ़ूं दोस्तों तो आगे यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का सामान्य परिचय आएगा। और चित्तौड़गढ़ के सामान्य परिचय के तहत दोस्तों यहाँ पर आएगा आपका सबसे पहले चित्तौड़गढ़ का क्षेत्रफल कितना है। तो चित्तौड़ क्षेत्रफल है 10,886 वर्ग किलोमीटर। चित्तौड़गढ़ में लगभग 10 तहसीलें हैं, लेकिन ये पुराना डाटा है दोस्तों, नया चेक करके चला जाना जब आपका एग्जाम हो। चित्तौड़गढ़ में उप तहसीलें 4 है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में उपखंड 7 है। कितने उपखंड है चित्तौड़गढ़ में? 7 उपखंड है दोस्तों। इसके अलावा आपको विदित होगा कि चित्तौड़गढ़ में 11 पंचायत समितियां हैं। इसके बाद में चित्तौड़गढ़ का सामान्य परिचय समाप्त होता है। और उसके आगे जाएं तो चित्तौड़गढ़ का उपनाम आपको बता दिया मैंने, खिजराबाद, राजस्थान का गौरव, शक्ति और भक्ति का नगर, चित्तौड़गढ़ बता दिया दोस्तों। उसके बाद में आगे आता हूं और आगे चित्तौड़गढ़ का ग्राम पंचायतों की संख्या 288 मानी जाती है, लेकिन ये पुरानी डाटा है दोस्तों, ये चेंज होती रहती है, इनको वापस से चेक कर लेना। फिर आता है चित्तौड़गढ़ में अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति। तो अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति की बात करूं तो 23 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 22 मिनट 32 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और देशांतरी विस्तार की बात करूं तो 76 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री 49 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा चित्तौड़गढ़ जिला अब स्थित है दोस्तों। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है चित्तौड़गढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र और चित्तौड़गढ़ जिले के प्रमुख विधानसभा क्षेत्र, जो कि मैंने पृष्ठ में मैप में प्रस्तुत किया था, वहां पर भी दिख जाएंगे आपको ये। और वहां पर दोस्तों इनकी बात करूं तो यहाँ पर एक तो चित्तौड़गढ़ है, एक है यहाँ पर निम्बाहेड़ा, एक है यहाँ पर बेगू में आपको बताऊंगा बेगू का किसान आंदोलन प्रसिद्ध हुआ था, जो कि 1923 के आसपास चला था। इसके अलावा बड़ी शादरी तहसील है, यहाँ पर एक बड़ी शादरी तहसील जो चित्तौड़गढ़ जिले की है। यहाँ से आपको एक नदी भी निकलती हुई दिखाई देगी और वो नदी थी आपकी सोम नदी का उद्गम जाखम नदी का उद्गम होता है बड़ी शादरी से। इसके अलावा कपासन यहाँ की एक तहसील है, उस यहाँ की एक विधानसभा क्षेत्र है। इस प्रकार 1 2 3 4 5 विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों। विधानसभा क्षेत्र अभी नहीं बढ़ सकते क्योंकि इनकी संख्या 2026 तक निर्धारित की गई है, इसलिए राजस्थान 200 विधानसभा क्षेत्र है, उनमें से 5 विधानसभा क्षेत्र आपका चित्तौड़गढ़ जिले में मिलेंगे। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है 2011 की जनगणना के आंकड़े क्या क्या है चित्तौड़गढ़ के बारे में। तो इनके आंकड़ों के बारे में बात करूं तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ कुल जनसंख्या कितनी 2011 में 15,44,348 लोग यहाँ निवास करते थे। चित्तौड़गढ़ का लिंग अनुपात कितना था? तो यहाँ का लिंग 972 था दोस्तों, जो कि राजस्थान के लिंग अनुपात 940 से काफ़ी अधिक था। इसलिए यहाँ की लिंग अनुपात, महिलाओं की स्थिति, महिलाओं का अच्छा, महिलाएं की संख्या 1000 पुरुषों पर 972 है। चित्तौड़गढ़ में जनसंख्या घनत्व की बात करूं तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व लगभग 197 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के जनघनत्व 201 से थोड़ा सा कम है। चित्तौड़गढ़ की साक्षरता की बात करूं तो यहाँ पर लगभग 61.7% साक्षरता है, जो कि राजस्थान की साक्षरता 66.04 से 5% कम है। चित्तौड़गढ़ की पुरुष साक्षरता की बात करूं तो 76.6 है दोस्तों, 76.6 यहाँ की साक्षरता दर है, जबकि पुरुषों की साक्षरता दर है, जबकि राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर 80% की समथिंग है, 79.20 है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ की महिला साक्षरता की बात करें तो यहाँ पर 46.52% महिला साक्षर है। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ूँ अब तो आगे यहाँ पर दिया हुआ है चित्तौड़गढ़ के कुछ मेले और त्यौहार।
इनके बारे में बात करूं तो यहाँ पर राम रावण मेला लगता है। चित्तौड़गढ़ में क्या लगता है? राम रावण मेला। और राम रावण मेला कहाँ लगेगा? आपका बड़ी सादड़ी तहसील में लगता है चित्तौड़गढ़ की। और ये कब लगता है? चैत्र शुक्ला दशमी को। ठीक है, इसके आगे बढ़े तो इसके आगे दूसरा है यहाँ पर दूसरे मेले की बात करूं तो यहाँ पर सांवलिया जी का मेला लगता है चित्तौड़गढ़ में। सांवलिया जी का मेला भरता है, जिसे जल झूलनी एकादशी को मेला भरता है। कब भरता है? जल झूलनी एकादशी को मेला लगता है। और इसके अलावा यहाँ पर मंडफिया जगह पर भरता है। भाद्रपद शुक्ला 11 को भरता है। ओके, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर यहाँ पर कुछ और मेले हैं जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसमें है तीसरा मेला। यहाँ पर तीसरा मेला यहाँ पर जौहर मेला आपको पता ही होगा कि दुर्ग चित्तौड़गढ़ में भरेगा, क्योंकि यहाँ पर तीन साके हुए हैं दोस्तों 1303 में। इसके बाद में 1303 के बाद में हुआ था यहाँ पर एक साका हुआ था 1533-35 के आसपास। विक्रमादित्य की महारानी कर्मावती शहीद हुई थी। उसके बाद में यहाँ पर साका हुआ था 1567 में। 3 साके हुई, इसलिए जौहर मेला कहाँ भरेगा? आपका जौहर मेला चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बढ़ता है। और कब बढ़ता है? चैत्र कृष्णा एकम को। इसके अलावा मातृकुंडिया का मेला भी बढ़ता है यहाँ पे। और मातृकुंडिया मेला कब बढ़ता है? ये बढ़ता है रासमी हरनाथपुरम बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? रासमी हरनाथपुरम बढ़ता है। और ये कब बढ़ता है? ये बढ़ता है आपका वैशाख पूर्णिमा को। उसके बाद में यहाँ पर अगला मेला है मीरा महोत्सव। दोस्तों इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसको स्टार लगा देना इसके ऊपर, क्योंकि मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है, जबकि मीराबाई का जन्म कुड़की ग्राम नागौर में हुआ था, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये बढ़ता है शरद पूर्णिमा को। शरद पूर्णिमा कब आती है दोस्तों? शरद पूर्णिमा आती है आपकी कार्तिक पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो आगे यहाँ पर लास्ट है राज्य स्तरीय मेवाड़ उद्योग उत्सव। एक मेवाड़ उद्योग उत्सव भी बढ़ता है। उदयपुर में नहीं लगता दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में लगता है, याद रखना। मेवाड़ उद्योग महोत्सव चित्तौड़गढ़ में लगता है और ये लगता है आपका दिसंबर माह में। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो आगे यहाँ पर आता है चित्तौड़गढ़ के कुछ शीर्ष मंदिर, जो यहाँ पर मंदिर है उनके बारे में बताऊं तो दोस्तों यहाँ पर मंदिर है आपका, जैसे कि सम्मेदेश्वर का मंदिर है। सम्मेदेश्वर का मंदिर, इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में, कब? 11वीं सदी में मालवा के परमार राजा भोज ने करवाया था। भोज, ये वही भोज है दोस्तों जो कि मीराबाई के भरतार थे, महाराजा भोज ने करवाया था। और ये है यहाँ पर प्राप्त शिलालेखों के अनुसार इसका जीर्णोद्धार छूत्रधार निदेशालय में, इसका जीर्णोद्धार सूत्रधार जेता के निर्देशन में हुआ था। जेता और कूपा जिन्होंने चित्तौड़गढ़ प्रशस्ति लिखी है, जिन्होंने विजय स्तंभ प्रशस्ति लिखी थी, जेता और कूपा ने, उनके निर्देशन ने महाराणा मोकल ने 1428 में किया था। इसका जीर्णोद्धार कब हुआ था? सम्मेदेश्वर मंदिर का महाराणा मोकल ने किया था। लाखा का पुत्र था महाराणा मोकल और उसने कहा 1428 में करवाया था, इसीलिए इस मंदिर को मोकल जी का मंदिर भी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि जो सम्मेदेश्वर महादेव का मंदिर है उसे मोकल मंदिर भी कहा था, क्योंकि इसने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। और ये कौन सी शैली में निर्मित है? ये नागर शैली में निर्मित है दोस्तों। मंदिर बनाने की 3 शैलियां हैं दोस्तों। एक नागर शैली है, उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली बने हुए हैं, दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली बने हुए हैं, और दोनों की जो मिश्रित शैली है उसको बेसर शैली कहा जाता है दोस्तों। नागर हो गई एक शैली दोस्तों, बेसर शैली द्रविड़ शैली हो गई जो साउथ इंडिया में होती है द्रविड़ शैली, और एक होती है दोस्तों आपकी द्रविड़ शैली के अलावा एक शैली और होती है जिसका तीसरा नाम है, तीसरी शैली है आपकी बेसर शैली, जो दोनों का मिश्रण होती है दोस्तों। बेसर शैली जो दोनों का मिश्रण होती है। इसके बाद में आगे बढ़ूं तो आगे दोस्तों, आगे आपको पढ़ाना चाहूँ तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है मीरा मंदिर महत्वपूर्ण मंदिर है दोस्तों। मीराबाई सगुण भक्ति थी, जो कि कृष्ण में लीन मानी जाती है। एक सोमनाथ जो गुजरात में मंदिर है कृष्ण भगवान का, वहां पर विलीन हुई थी मूर्ति में, ऐसा माना जाता है। मेवाड़ के राणा सांगादित्य पुत्र भोज की पत्नी थी, महाराणा भोज की पत्नी थी, जिन्होंने सम्मेदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। जेता ने उसकी नींव रखी थी। इसके अलावा मोकल को उसका जीर्णोद्धार किया था। मीराबाई के इस मंदिर में मीरा की प्रतिमा बनी हुई है। क्या बनी हुई है? मीरा की प्रतिमा बनी हुई है। इसी स्थान पर केवल एक तस्वीर लगी हुई है। इसके सामने उनके गुरु संत रैदास। बहुत बार प्रश्न पूछा गया दोस्तों, मीराबाई के गुरु का क्या नाम था? कि संत रैदास।
की छतरी भी है, मीराबाई की छतरी भी है। ये मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अब स्थित है। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अब स्थित है। इसके बाद में मीरा मंदिर के बारे में पढ़ लिया दोस्तों हमने। मीरा मंदिर के बारे में कुछ और, संत रैदास की छतरी है यहाँ पे। संत रैदास की जो छतरी है ना, ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना यहाँ पर। और यहाँ पर मंदिर में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इंडो आर्य शैली मंदिर में दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि जो मीरा मंदिर है वो कौन सी शैली में है। ये एक तो नागर शैली में माना जाता है और एक इंडो आर्यन जो शैली है दोस्तों, नागर शैली का उत्पाद वहीं से हुआ है। इसकी उत्पत्ति इंडो जो आर्य शैली थी, इंडो शासक जो आए थे इंडिया में, इंडो यानी जो यहाँ से यूनान के शासक थे ना, उनके और आर्य जो लोग आए थे, उनके दोनों ने मिलकर के जिस शैली का सूत्रपात किया वो शैली थी नागर शैली, जो कि उत्तर भारत में विकसित हुआ था। आपको पता होगा आर्य एक भाषाई समूह था जो नॉर्थ इंडिया में आकर के बसा था। और इसके अलावा जो यूनानी शासक थे वो भी नॉर्थ इंडिया में आए थे। और उन लोगों ने मिश्रण से जो भारत में मंदिर बनना स्टार्ट हुआ उसको कहा जाता है नागर शैली में। इसलिए जो मीराबाई का मंदिर है उसको दो शैलियों में निर्मित माना जाता है। उसको माना जाता है इंडो आर्य शैली में। मीराबाई कृष्ण की परम भक्त हुआ करती थी। उसके बाद में आगे पढ़ूं तो यहाँ पर मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़ का मंदिर है। चित्तौड़गढ़ जिले में रासमी पंचायत समिति क्षेत्र है। कौन सी पंचायत समिति क्षेत्र? रासमी पंचायत समिति क्षेत्र, हरनाथपुरा गांव के पास। कौन सा गांव है? हरनाथपुरा गांव के पास। बनास एंड चंद्रभागा, दो नदियां हैं, एक बनास है, एक चंद्रभागा नदी के किनारे ये तीर्थ स्थल स्थित है। इसे मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। मेवाड़ का प्रयाग भी कहा जाता है। मेवाड़ का मातृकुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार या मेवाड़ का प्रयाग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर जल में अस्थियां प्रवाहित की जाती है। यहाँ पर जिस प्रकार हरिद्वार में हम अस्थियां प्रवाहित करने के लिए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मातृकुंडिया में चित्तौड़गढ़ के आसपास के आदिवासी अपने मरे हुए लोगों की अस्थियां प्रभावित करते हैं। इसे लक्ष्मण झूला भी स्थित है। यहाँ पर एक लक्ष्मण जी का झूला भी अब स्थित है। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो दोस्तों आगे आएगा आपके आएगा श्रृंगार चोरी का मंदिर। श्रृंगार चोरी का मंदिर शांतिनाथ जैन मंदिर, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। श्रृंगार चोरी में क्या है? शांतिनाथ जैन मंदिर है और शांतिनाथ जैन मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। दोस्तों राजस्थान में चित्तौड़ में जितने भी किले बने हैं उनमें से अधिकांश कुंभा ने बनवाए थे। इसके अलावा कुंभा को राजस्थान की जो वास्तुकला है उसका जनक माना जाता है। इनके काल में सर्वाधिक मंदिरों और किलों का निर्माण हुआ था। इसे कोषाधिपति पुत्र वेलका ने चित्तौड़गढ़ जिले में, इसका एक कोषा अधिपति था पुत्र वेलका ने चित्तौड़गढ़ किले में करवाया था। और ये मंदिर राजपूत व जैन स्थापना कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। राजपूत और जैन स्थापना कला का उत्कृष्ट उदाहरण नमूना है। ये कुंभा की पुत्री रमाबाई की चौरी बनी हुई है। कुंभा की पुत्री थी एक रमाबाई, उसकी चौरी बनी हुई है, इसलिए इसे श्रृंगार चोरी का मंदिर भी कहा जाता है। इसलिए इसे श्रृंगार चोरी का मंदिर भी कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो आगे है आपका सांवलिया जी का मंदिर। सांवलिया जी का मंदिर ये विश्व विरासत मंदिर है दोस्तों, विश्व विख्यात मंदिर है ये। और ये चित्तौड़गढ़ के मंडपिया गांव में स्थित है। कौन से गांव में? मंडपिया गांव में स्थित है। श्री कृष्ण जी ने पत्थर की मूर्ति विराजमान है। यहाँ पर श्री कृष्ण की पत्थर की मूर्ति बनी हुई है। भक्त लोग इन्हें सांवलिया सेठ कहते हैं। भक्त लोग इसे सांवलिया सेठ कहते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो आगे आपका मंदिर है शतबीसी जैन मंदिर। शतबीसी जैन मंदिर, शतबीसी जैन चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर 11वीं सदी में बना एक भव्य जैन मंदिर है जिसमें 27 दरवाजे हैं दोस्तों। इसमें 27 छोटे छोटे मंदिर होने के कारण इसे 27 देवरी भी कहा जाता है। 27 देवरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 27 छोटे छोटे दरवाजे और 27 छोटी छोटी मूर्तियां स्थित होने के कारण इसे 27 देवरी कहा जाता है। 27 देवरी कहा जाता है। देवरी होती है दोस्तों जहाँ पर एंट्री मारते हैं, उसको देवरी कहा जाता है। उसी के बाद में आगे बढ़ूँ तो आगे आपका आएगा दोस्तों, आगे आपका है तुलजा भवानी का मंदिर। कौन सी भवानी का मंदिर? तुलजा भवानी का मंदिर। तुलजा भवानी माता का मंदिर का निर्माण उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी बनवीर ने किया था। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज जो था उसकी दासी थी एक पुत्री बनवीर ने की थी। बनवीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतिम द्वार रामपोल से दक्षिण की ओर, इसमें 7 जो द्वार है उनमें अंतिम द्वार रामपोल है, पहला द्वार हनुमान पोल है, दक्षिण की ओर करवाया गया था। इस मंदिर के पास पुरोहित जी की हवेली है। किसकी हवेली? यहाँ पर पुरोहित जी की हवेली स्थित होने के कारण ये छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी मानी जाती है। शिवाजी की आराध्य देवी मानी जाती है तुलजा भवानी। इसके बाद में आगे बढ़ूं तो आगे दोस्तों यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा, आगे हैं
बांडोली के शिव मंदिर, बांडोली के शिव मंदिर, बांडोली के शिव मंदिरों की बात करूं तो इस मंदिर का निर्माण परमार राजा हुर ने करवाया। परमार राजा किसने करवाया? हुर ने करवाया। यह मंदिर चंबल नदी और बामणी नदी के संगम पर है। कौन कौन सी नदी? एक है चंबल नदी, एक है बामणी नदी के संगम पर स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध, राणा जो प्रताप सागर बांध है चंबल नदी के पास बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, वहां स्थित है। ये 9 मंदिरों का समूह, कितने मंदिरों का? 9 मंदिरों का समूह है। इसमें से सबसे प्रमुख मंदिर घोटेश्वर महादेव का नाम से प्रसिद्ध है। कौन से महादेव? घोटेश्वर महादेव के नाम से यह मंदिर गुर्जर प्रतिहार कला का उत्कृष्ट नमूना है। कौन सी कला का? गुर्जर प्रतिहार कला का उत्कृष्ट नमूना है। इसके बाद में आगे बढ़ूं दोस्तों तो बांडोली के शिव मंदिर हो गया। चित्तौड़गढ़ कुंभ श्याम मंदिर, चित्तौड़गढ़ में एक कुंभ श्याम का मंदिर भी है। कुंभ श्याम के मंदिर की बात करूं तो कुंभा श्याम मंदिर व कालिका माता मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर व कालिका माता मंदिर गुहिल वंश की इष्ट देवी है। का निर्माण 8वीं सदी में हुआ था। ये मंदिर प्रतिहार कालीन मंदिर है। कौन सी कालीन है? प्रतिहार कालीन है। इन्हें दोनों मंदिर महामारू शैली में बने हुए हैं। कौन सी शैली में? महामारू शैली में बने हुए। माणा कुंभा ने कुंभ श्याम मंदिर का जीर्णोद्धार 15वीं सदी में करवाया था। कुंभ श्याम मंदिर का जीर्णोद्धार कुंभा ने ही करवाया था 15वीं सदी में। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो आगे दोस्तों आपका है आसवरी का मंदिर। कौन सा मंदिर? आसवरी का मंदिर। यहाँ पर लकवे के मरीजों का इलाज होता है। आसवरी माता का जो मंदिर है यहाँ पर किन का इलाज होता है? यहाँ पर जो लकवे की बीमारी से ग्रसित लोग होते हैं उनका इलाज होता है। अर्थात ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में आने से लकवे के मरीजों का इलाज हो जाता है। ये स्थित 2 तिवारियों में से बीमार बच्चे को निकाला जाता है और यह मंदिर चित्तौड़गढ़ की भदेशर पंचायत समिति में, कौन सी में है? भदेशर पंचायत समिति के निकट निकुंभ में स्थित है। इस मंदिर को असवारी माता का मंदिर, अवरी माता का मंदिर भी कहा जाता है। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो आगे है आपका चित्तौड़गढ़ के दर्शनीय स्थल। दर्शनीय स्थलों में विजय स्तंभ सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है। विजय स्तंभ से आपके कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये राजस्थान का गरुड़ स्तंभ, विजय स्तंभ बहुत नामों से जाना जाता है। इसके अलावा ये विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। विजय स्तंभ का निर्माण माणा कुंभा द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? माणा कुंभा के द्वारा कराया गया। सुल्तान महमूद खिलजी के खिलाफ, सुल्तान महमूद जो खिलजी था मालवा का शासक, उनके खिलाफ 1433 ईस्वी में सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में, कौन सी विजय? सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में महान वास्तु शिल्पी मंडन के मार्गदर्शन में 1440 से 1448 के बीच करवाया था। कब करवाया था? 1440 से 1448 के बीच करवाया था दोस्तों। 1440-1448 के बीच करवाया था इस मंदिर का निर्माण। उसके बाद में अगर आगे पढ़ूं तो आगे दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि आगे यहाँ पर लिखा हुआ है आपके बारे आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हिंदू मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। 1440 से 48 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। 1440-48 के बीच में विजय स्तंभ को हिंदू मूर्तिकला का विश्वकोश या विक्ट्री टावर, मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है, विष्णु ध्वज भी कहा जाता है, आदि नाम है दोस्तों, याद रख लेना। हिंदू मूर्तिकला का विश्वकोश, इसके अलावा मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है इसको। इसके अलावा मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है, विष्णु ध्वज आदि नामों से पुकारा जाता है। यह विजय स्तंभ 9 मंजिला है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। कितना मंजिला है? 9 मंजिला है। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको इसकी 8वीं मंजिल पर, इसकी जो 8वीं मंजिल है, इसकी 8वीं मंजिल पर अल्लाह है शब्द बंदा खड़ा। इसकी हर तीसरी मंजिल पर, 8वीं नहीं दोस्तों, 9 मंजिल है, इसकी 8वीं मंजिल नहीं दोस्तों, या इसकी जो तीसरी मंजिल है, हर तीसरी मंजिल पर अल्लाह लिखा हुआ है दोस्तों, अल्लाह लिखा हुआ है। तथा इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। कौन सी मंजिल पर? तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। और ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? अरबी भाषा में लिखा हुआ है। यह डमरू के आकार का है। कौन से आकार का है? डमरू के आकार का। इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न नहीं बना है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ जो की विजय स्तंभ है, ये किसका आकार का है? डमरू के आकार का है। विजय स्तंभ का आधार 30 फीट है। कितना है इसका आधार? 30 फीट इसका आधार है। और ऊंचाई 30 फीट तो इसका आधार है दोस्तों, 30 फीट तो इसका आधार है। 30 फीट कितना फीट आधार इसका?
30 फीट तो इसका आधार है। इसके अलावा इसकी ऊंचाई 122 फीट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। मंजिलें 9 है इसमें, सीढ़ियाँ 157 है इसमें। कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में क्या कहा था दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में कहा था कि यह कुतुब मीनार की बेहतरीन इमारत है। कर्नल जेम्स टोड गोड़ी वाले बाबा ने कहा था कि ये कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत है। विजय स्तंभ के शिल्पकार जेता और उसका पुत्र नापा और जेता था। नापा और नापा पुंजा पोमा था। नापा पुंजा पोमा था। जेता और उसका पुत्र नापा पुंजा पोमा था। इसके बाद में आगे बढ़ूं तो दोस्तों आगे आपको दिखाई देगा चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ किला जो ये दुर्ग एक कदम बहुत प्रचलित है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ये एक फेमस लाइन है दोस्तों इतिहास में कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब तो गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ किले को राजस्थान का गौरव, चित्तौड़गढ़ किले को राजस्थान का क्या कहा जाता है? गौरव कहा जाता है। गढ़ों का सिरमौर कहा जाता है। गलवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चित्रकूट दुर्ग कहा जाता है। खिजराबाद वाटर पोर्ट कहा जाता है। खिजराबाद किला भी कहा जाता है। वाटर पोर्ट भी कहा जाता है। राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। राजस्थान के दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये आदि नाम है चित्तौड़ के किले का दोस्तों, रट लेना एग्जाम में, यहाँ से प्रश्न 100% पूछा जाएगा। चित्तौड़ का बाकी सब गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ के किले को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। गढ़ों का सिरमौर कहा जाता है। मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चित्रकूट दुर्ग, खिजराबाद वाटर कोट और राजस्थान का गौरव, राजस्थान का दक्षिण का प्रवेश द्वार आदि नामों से पुकारा जाता है। इसमें इस दुर्ग में आपको विदित होगा कि यहाँ पर आदि नामों से जाना जाता है। यहाँ पर इसमें अभेद दुर्ग का निर्माण, ये जो अभेद दुर्ग है इसका निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने मेसा के पठार पर करवाया था दोस्तों। चित्रांगद मौर्य ने कौन से पठार करवाया था? मेसा के पठार पर करवाया था। गुइलों ने नागदा के विनाश के बाद, गुइल जो वंश था उसने नागदा के विनाश के बाद अपनी राजधानी किसको बनाया था? चित्तौड़गढ़ को बनाया था दोस्तों। किसको बनाया था? चित्तौड़गढ़ को बनाया था। इस दुर्ग में विजय स्तंभ, कुंभ श्याम मंदिर, यहाँ पर विजय स्तंभ भी है, यहाँ पर कुंभ श्याम का मंदिर भी है, यहाँ पर तुलजा भवानी का मंदिर भी है, यहाँ पर भीमकुंड भी है, रानी पद्मिनी का महल भी है, यहाँ पे मीराबाई का मंदिर भी है आदि स्थित है। रास्ते में यहाँ पर रास्ते में क्या है? यहाँ पर रास्ते में उदय सिंह के वीर सेनापति जेमल एवं पत्ता की छतरियाँ भी है। वीर पत्ता और जेमल की छतरियाँ भी है। ये दुर्ग व्हेल मछली के आकार बना हुआ दोस्तों। हजारों बार प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान का कौन सा किला व्हेल मछली के आकार का है? तो वह किला आपका चित्तौड़गढ़ का किला, ये दर्रा राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है। ये दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है, याद रख लेना दोस्तों। इसके बाद में आगे बढ़ूं तो आगे इसमें आएगा आपका वीर सेना जेता और पूजा की यहाँ पर दुर्ग व्हेल मछली के आकार बना हुआ है दोस्तों। इसको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यह दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है। क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है दोस्तों। इस दुर्ग में गोमू का कुंड के पास, यहाँ पर गोमू का कुंड के पास रानी पद्मिनी का जोहर, गोमू का कुंड के पास रानी पद्मिनी का जोर हुआ था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 9 गजा पीर की कब्र भी है। कौन से पीर की कब्र है दोस्तों? 9 राजा पीर की कब्र है यहाँ पे दोस्तों। कौन सा? यहाँ पर नव गजा पीर की कब्र भी है दोस्तों। यहाँ पर कब्र भी स्थित है। ये दुर्ग बेड़च व गंभीर नदियों के संगम पर है। कौन सी? बेड़च और गंभीर नदियों के संगम पर अब स्थित है दोस्तों। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रवेश द्वारों गुजरता है। इस संगम के पास पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों। त्रिकुट पहाड़ दुर्ग पर जाने के लिए 7 प्रवेश द्वारों को गुजरना पड़ता है। 7 द्वार है, मैंने बताया था। पहला हनुमानपुर, लास्ट का आपको पता होगा भी जो मैंने पढ़ाया था। उसके बाद में आगे बढ़ता हूं दोस्तों, और आगे बढ़ूं तो यहाँ पर जो 7 दरवाजे हैं उनका क्रम भी लिखा है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट दरवाजे हैं। पहला भैरव पोल, दूसरा गणेश पोल, पांडव पोल, हनुमान पोल, इसके अलावा जोड़ा पोल, इसके अलावा राम पोल, इसके बाद में लक्ष्मण पोल है। ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती भी की जाती है दोस्तों, खेती भी की जाती है। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो यहाँ पर फतेह प्रकाश महल,
यहाँ पर एक फतेह प्रकाश महल जो जब राजकीय म्यूजियम में बदल गया है। अब किस में बदल गया दोस्तों? फतेह प्रकाश महल राजकीय म्यूजियम में बदल गया। इसके निकट चतुर्भुजानाथ का मंदिर भी है। किसका? चतुर्भुजानाथ का मंदिर भी है। ये महल कुंभा महल के प्रमुख प्रवेश द्वार बड़ी पाल, कुंभा महल के पर बड़ी पाल के बाहर निकली स्थित है। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ने पर आपको बताना चाहूँगा कि आगे यहाँ पर आएगा आपका बेसरोडगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? बेसरोडगढ़। बेसरोडगढ़ ये दुर्ग का निर्माण बेसा साहा की रोडाचारण ने करवाया था। बेसा साहा का एक रोडाचारण था, उसने करवाया था। इस दुर्ग में चंबल बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों। चंबल और बामनी नदियों के संगम पर अवस्थित है और ये राजस्थान का वेलोर भी कहा जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट, यहाँ से 3 प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में, अति महत्वपूर्ण है। इससे बेसा साहा है वो रोडाचारण ने बनवाया था। चंबल और बामनी नदियों के संगम पर अवस्थित है। चंबल और बामनी नदियों के संगम पर अवस्थित है और संगम पर स्थित है और इसे राजस्थान का वेलोर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का वेलोर भी इसको कहा जाता है। इसे दुर्ग में उपनाम में जानते हैं। ये जल दुर्ग के उपनाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में आगे बात करूं तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है जैन कीर्ति स्तंभ। अगर जैन कीर्ति स्तंभ की बात करूं तो इसका निर्माण दिगंबर जैन महाजन जीजक शाह गगेरवाल ने करवाया था। किसने करवाया था? जीजक शाह गगेरवाल ने करवाया था। इसे कीर्ति स्तंभ जैन धर्म के प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ के समर्पित है। किसको? आदिनाथ को समर्पित है दोस्तों। किसको समर्पित है? जैनों के प्रथम तीर्थंकर कौन था? आदिनाथ को ये मंदिर समर्पित है और इसका निर्माण जीजक शाह गगेरवाल ने करवाया था। यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ये 7 मंजिला है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की शुरुआत अत्रि ने की थी और पूरा किसने की थी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो थी उसकी शुरुआत अत्रि ने की थी और उसके अत्रि और महेश, उसका बेटा महेश ने इसको पूरा किया था। महेश भट्ट ने की थी इसको पूरा, पुत्र महेश भट्ट ने किया था। इसके बाद में आगे बढ़ूं तो आगे हैं, इसके अलावा आगे लिखा हुआ है विनीता की बावड़ी भी यहाँ पर चित्तौड़गढ़ जिले की बड़ी सादरी तहसील में, कौन सी? बड़ी सादरी तहसील में स्थित है विनीता बावड़ी का निर्माण स्थानीय जागीरदार सूरज सिंह सुक्तावत द्वारा करवाया गया था। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो आगे लिखा हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा। यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया, जिसमें रतन सिंह ने केसरिया किया तथा उसकी रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ में जौहर किया। इसमें रतन सिंह के सेनापति गोरा एवं बादल वीरगति को प्राप्त हुए। ये 2 सेनापति थे, गोरा और बादल, ये वीरगति को प्राप्त होते हैं। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर, खिलजी ने क्या कर दिया? इसका नाम बदलकर उसके पुत्र का नाम खिजराबाद रख दिया दोस्तों, खिजराबाद रख दिया। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो अलाउद्दीन ने इस दुर्ग की जिम्मेदारी अपने पुत्र खिजर को सौंपी थी। इसे मेवाड़ का प्रथम शाखा कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दूसरी शाखा का बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर दूसरा जो शाखा था, गुजरात के बहादुर शाह ने, गुजरात का एक बहादुर शाह शासक था, 1534-35 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था और इस समय यहाँ पर विक्रमादित्य का शासन था। किसका शासन था? विक्रमादित्य का शासन था। यहाँ पर रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, सहायता मांगी थी, परंतु उस समय पर सहायता नहीं की और रानी कर्मावती ने दुर्ग में जिम्मेदारी बाघ सिंह को सौंपी, जो कि प्रतापगढ़ का शासक था, और बाघ सिंह देवलिया ने केसरिया किया और रानी कर्मावती ने जौहर किया। इस कारण ये चित्तौड़गढ़ दूसरा शाखा 1534 माना जाता है दोस्तों। और ये बहादुर शाह ने आक्रमण के दौरान कर्मावती और बाघ सिंह ने यहाँ पर जौहर और शाखा किया था। इसके बाद में आगे बढ़ूँ तो आगे दोस्तों यहाँ पर जिम्मेदारी बाघ सिंह को सौंप दी थी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तीसरी शाखा की बात करूँ दोस्तों तो तीसरा जो शाखा है ना, अकबर के टाइम हुआ था 1568 में, अकबर के वक्त 1568 में हुआ था, अकबर ने किया था। और उस समय चित्तौड़गढ़ पर उदय सिंह का शासन था। किसका था? उदय सिंह का। उदय सिंह दुर्ग की जिम्मेदारी अपने दो सेनापति जयमल एवं फत्ता को सौंपकर गोगुंदा चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? गोगुंदा। इसमें जयमल पत्ता एवं जयमल के भतीजा कल्लाजी 4 हाथ के लोक देवता, जयमल पत्ता और उसके जयमल का भतीजा कल्लाजी 4 हाथ के देवता केसरिया और पत्ता पुलकवर ने जौहर किया था। केसरिया किसने किया था? इसमें केसरिया तो किया था आपकी यहाँ पर जयमल
यहाँ पर अगर बात करूँ तो दोस्तों जेमल पत्ता एवं जेमल के भतीजा कल्लाजी ने 4 हाथ के लोक देवता ने यहाँ पर केसरिया किया एवं पत्ता की एक पत्नी थी फूल कंवर ने जौहर किया था, इसलिए इसको मेवाड़ का तीसरा शाखा जाना जाता है दोस्तों। इसके बाद में अगर आगे बढ़ूँ तो आगे लिखा हुआ है कुछ चंबल नदी के फैक्ट देख सकते हो दोस्तों, जो आपके एग्जाम में अति महत्वपूर्ण होंगे। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के निकट जनापाओ की पहाड़ियों से होता है। चंबल नदी का उपनाम क्या क्या है? राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, नित्यवाही नदी कहा जाता है, चरमनावती नदी कहा जाता है, बारहमासी नदी कहा जाता है। चंबल नदी राजस्थान में 84 चित्तौड़गढ़ से, कहाँ से? 84 चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, 84 चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। और यहाँ से निकलने के बाद 84 चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा 18 मीटर जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात राजस्थान का चूले जलप्रपात है। चंबल नदी पर बेसुरगढ़ चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है, एकमात्र नदी जिसके 1000 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं। 3 बांध बनाए गए हैं दोस्तों, 1000 किलोमीटर के दायरे में, 1000 किलोमीटर के 100 किलोमीटर दायरे में 3 बांध बने हैं। एकमात्र नदी है राजस्थान की, जिसमें से राणा प्रताप सागर बांध, इसमें से राणा प्रताप सागर बांध रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है स्थित है। और ये बांध जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। जल भराव की दृष्टि से राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में स्थित है, रावतबाटा में, ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। उसके बाद में आगे बढ़ूँ तो राणा प्रताप सागर बांध की बात करूँ तो राणा प्रताप जो सागर बांध है, ये बांध चंबल नदी पर बना हुआ है और ये चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात के निकट अब स्थित है। राज्य का सर्वाधिक भराव वाला जलप्रपात है राणा प्रताप सागर जलप्रपात। इसके बाद में आगे बढ़ूं तो दोस्तों आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, राणा सागर बांध पढ़ लिया हमने। राणा प्रताप सागर चंबल नदी के चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात के निकट बनाया गया है। ये राज्य का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है। और रूपारेल बांध, भूपाल सागर बांध, ओराई बांध, एक रूपारेल बांध है, एक भूपाल सागर बांध है, एक ओराई बांध है, एक सेनियान बांध है, आदि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ जिले में अब स्थित है। उसके बाद में आगे बात करूं तो बेसुरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करता हूं दोस्तों, तो ये अभ्यारण्य बेसुरगढ़ के आसपास के वन प्रदेशों को मिलाकर 5 फरवरी 1983 को बनाया गया। कब बनाया गया दोस्तों? 5 फरवरी 1983 को बेसुरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया। और यह अभ्यारण्य रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध पर स्थित है। यह अभ्यारण्य एक लंबी बट्टी के रूप में चंबल एंड बामनी नदियों के सहारे चंबल और बामनी नदियों के सहारे फैला हुआ है। ये घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, बेसुरगढ़ घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। उसके बाद में आता है नेक्स्ट बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य। और बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य 29 अगस्त 1988 को अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 29 अगस्त 1988 को यह अभ्यारण्य जंगली बाघों के विवरण हेतु विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें ओराई एवं भामनी नदियां आकर उद्गम होता है। ओराई और बामनी नदियों का उद्गम होता है बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य से। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका चित्तौड़गढ़ मृगवन। इसकी स्थापना 1969 में, 1969 में की गई थी। बेसुरगढ़ मृगवन इसकी स्थापना 1969 में की गई दोस्तों, 1969 में की गई थी। यह चित्तौड़गढ़ के दक्षिण छोर की दीवारों के सहारे फैला हुआ है। दक्षिण छोर की दीवारों के सहारे फैला हुआ है। उसके बाद में दशहरा मेला की बात करूं तो इंपॉर्टेंट फैक्टों की बात कर रहे हैं दोस्तों। दशहरा मेला प्रतिवर्ष आसोज शुक्ला प्रतिपदा से 10वीं तक बढ़ता है और ये निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में लगता है दोस्तों दशहरा मेला। हजरत दीवान शाह की दरगाह, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हजरत दीवान शाह की दरगाह है दोस्तों, हजरत दीवान शाह की जो दरगाह है ये कहाँ अवस्थित है दोस्तों? हजरत दीवान शाह की दरगाह आपकी हजरत दीवान शाह की दरगाह कहाँ अवस्थित है? ये आपकी अब स्थित है कपासन चित्तौड़गढ़ में हजरत दीवान शाह की दरगाह अब स्थित है। इसके बाद में आगे बढ़े तो आगे दोस्तों लिखा हुआ है यहाँ पर हजरत दीवान शाह की दरगाह है। और इसमें इस दरगाह में गेरू पत्थर चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होते हैं दोस्तों। यहाँ पर हजरत दीवान शाह की दरगाह आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा
इसके अलावा कपासन चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। गेरू पत्र, गेरू पत्र भी कहाँ अवस्थित है? चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है गेरू पत्र। और गेरू पत्रों की बात करूं तो गेरू जो पत्र है ना दोस्तों, ये जो गेरू पत्र है ये आपके गेरू पत्र चित्तौड़गढ़ से मिलते हैं। और राजस्थान अणु शक्ति संयंत्र, राजस्थान अणु शक्ति संयंत्र कहाँ अवस्थित है दोस्तों? राजस्थान अणु शक्ति संयंत्र, आप इसकी स्थापना 1973 में हुई थी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान अणु शक्ति संयंत्र 1973 में बना था। और कहाँ बना था? राउतभाटा चित्तौड़गढ़ में। ये भारत में 5 है, ये नरोरा उत्तर प्रदेश में है, ककरापारा गुजरात में है, कुडनकुलम तमिलनाडु में है, केगा कर्नाटक में है और राउतभाटा राजस्थान में है। ये 5-7 परमाणु संयंत्र रख लेना दोस्तों। स्पेशल रेलवे एग्जाम के तो परफेक्ट है, एनटीपीसी और ग्रुप डी के तो कि कहाँ पर अवस्थित है, सहायता से की गई थी। और ये कनाडा की सहायता से की गई थी। राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ का राउतभाटा में जो परमाणु संयंत्र बनाया गया वो कनाडा सरकार की सहायता से बनाया गया। कब बनाया गया? 1973 में बनाया गया। और यह है राजस्थान का प्रथम, देश का दूसरा अणु शक्ति संयंत्र है। इसकी क्षमता 1300 मेगावाट है। यहीं से राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में बिजली पहुंचाई जाती है। राजस्थान की सौर ऊर्जा का आधारित प्रथम दूरदर्शन केंद्र राउतभाटा में लगाया गया। सौर ऊर्जा पर आधारित प्रथम दूरदर्शन केंद्र राउतभाटा चित्तौड़गढ़ में ही लगाया गया था दोस्तों। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो आगे ये लिखा हुआ है दोस्तों कि दी मेवाड़ शुगर मिल्स की स्थापना, दी मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना, ये शुगर मिल राजस्थान में प्रथम चीनी मिल है। मेवाड़ शुगर मिल प्रथम चीनी मिल है। इसकी स्थापना 1932 ईस्वी में की गई थी, 1932 में हुई थी। और ये भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में निजी क्षेत्र में की गई थी। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो आगे राजस्थान केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये डाई अमोनिया फास्फेट डीएपी खाद का कारखाना कपासन गांव चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जेके व्हाइट सीमेंट का कारखाना, इसकी स्थापना मागरोल से की गई थी। और ये राजस्थान का सफ़ेद सीमेंट का तीसरा कारखाना है दोस्तों। इसके बाद में बात करूँ आगे तो आगे लिखा हुआ है जेके सीमेंट का कारखाना। इस कारखाने की स्थापना 1976 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में की गई थी। ये राजस्थान में सबसे बड़ा सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन का कारखाना है। फिर आता है बिडुला जूट का कारखाना। कौन सी जूट का? बिडुला जूट का कारखाना। ये कारखाना भी स्थापना 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में हुई थी और इसमें की गई थी। और यह कारखाना राजस्थान का तीसरा सीमेंट का कारखाना है। चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्कस लिमिटेड, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी दोस्तों। ये फैक्ट्रियां हैं चित्तौड़गढ़ वर्कस सीमेंट और ये की गई थी। और यहाँ पर चेलक छाप की सीमेंट बनाई जाती है, चेतक छाप की सीमेंट बनाई जाती है। आदित्य सीमेंट लिमिटेड, इसकी स्थापना 1995 में की गई थी, आदित्य सीमेंट लिमिटेड। उसके बाद अलावा जाजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जाजम प्रिंट छिपो का अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है जाजम प्रिंट सीमेंट लिमिटेड। इसकी स्थापना 1905 में की गई थी। एक है जाजम प्रिंट की बात करूं दोस्तों तो जाजम प्रिंट के बारे में आपने सुना होगा खूब। छिपो का अकोला की छपाई के घाघरे बहुत प्रसिद्ध है। तुर्रा कलंगी ख्याल दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। तुर्रा कलंगी ख्याल, यहाँ ये ख्याल सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? चित्तौड़गढ़ में प्रचलित है। इस ख्याल के मूल प्रवर्तक तुर्रा सिरू शाह अली एवं कलंगी नगीर 2 संत पीर थे। चित्तौड़गढ़ में प्रमुख छत्रियाँ, अगर चित्तौड़गढ़ की प्रमुख छत्रियों की बात करूं दोस्तों तो चित्तौड़गढ़ में प्रमुख छत्रियां हैं। आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रमुख छत्रियों की बात करूं तो यहाँ पर है कल्लाजी की छतरी दोस्तों, इंपॉर्टेंट छतरी है कल्लाजी की छतरी। इसके अलावा जेमल राठौड़ की छतरी, इसके अलावा मीरा के गुरु रैदास की छतरी यहाँ पे, इसके अलावा प्रतापगढ़ के रावत भाग सिंह की छतरी, ये सारी छतरियाँ यहाँ पर बनी हुई है चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा दोस्तों नागरी सभ्यता की बात करूं, एक ऐतिहासिक फैक्ट है, इसका प्राचीन नाम माध्यमिका हुआ करता था दोस्तों। इस माध्यमिका का हमारे प्राचीन भागवत गीता और वेदों में भी इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों। RSP 2016 में पूछा गया प्रश्न था, माध्यमिका नगरी था इसका प्राचीन नाम। इसकी खुदाई डॉक्टर भंडारकर द्वारा की गई दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इसकी खुदाई डॉक्टर भंडारकर ने की थी। और इसमें सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं, यहाँ पे सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं दोस्तों नागरी सभ्यता से। इसके बाद में आगे बढ़ूं तो आगे लिखा हुआ है दोस्तों
कुछ और तथ्य रह गए उनके बाद राजस्थान का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है, ये है आपका राणा प्रताप सागर बांध। इसके बाद में आगे बढ़ूँ, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, ये बना हुआ है आपके चंबल नदी पर, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ूँ तो चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, तो ये आपके चंबल नदी पर बना हुआ है दोस्तों। इसके बाद बेसोरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस झील में स्थित है, तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित है। उसके बाद में ये कुछ प्रश्न हैं दोस्तों जो एग्जाम में पूछे गए हैं, इन प्रश्नों को लेकर आया था मैं, और इनमें बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। दशहरा मेला कहाँ आयोजित होता है, ये चित्तौड़गढ़ में आयोजित होता है। इसके बाद में आगे बढ़ूँ दोस्तों तो चंबल नदी का उपनाम क्या है, राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, बारहमासी नदी कहा जाता है, सरस्वती नदी में और नित्यवाही नदी भी इसको कहा जाता है। राजस्थान अणुशक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है, ये चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है दोस्तों। कहाँ अवस्थित है, चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। इसके अलावा कुछ और आए हैं जैसे द मेवाड़ शुगर मिल्स की स्थापना कहाँ की गई, ये की गई भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान की प्रथम चीनी मिल कौन सी है, दी मेवाड़ शुगर मिल्स राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है। राजस्थान का सफेद सीमेंट का तीसरा कारखाना कौन सा है, जेके व्हाइट सीमेंट कारखाना है दोस्तों, जेके व्हाइट सीमेंट कारखाना है। इसके बाद बात करूं तो यहाँ पर है चित्तौड़गढ़ में राजस्थान का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन कारखाना कौन सा है, जेके सीमेंट कारखाना है। इसके बाद में और कुछ प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों, उनके तहत आपको राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कहाँ अवस्थित है, ये आपके चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित है। इसके बाद में आगे बढ़ूं तो आप यहाँ पर लिखा हुआ है जाजम प्रिंट दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, ये अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। और आजम प्रिंट बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। जाजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की और आजम प्रिंट बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। आदित्य सीमेंट लिमिटेड कहाँ स्थित है, ये चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है, ये चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। और लास्ट फैक्ट है दोस्तों इस वीडियो का, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित प्रमुख छतरियाँ कौन सी है, तो यहाँ पर कल्लाजी की छतरी है, यहाँ पर संत रैदास की छतरी है, यहाँ पर और भी छतरियाँ हैं दोस्तों, संत रैदास, कल्लाजी की, इसके रैदास की, इसके अलावा भाग सिंह की आदि छतरियाँ बनी हुई है। इस प्रकार दोस्तों आज जो चित्तौड़गढ़ जिला दर्शन लेकर आया था, स्पेशल महिलाओं को और जो बहनें इस वीडियो को देखती है उनको एक बार फिर राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और अपने जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को एक बहनों के लिए एक समर्पित करते हुए दोस्तों इस वीडियो का अंत करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।